हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोपल्स कोडर्स। आज की इस वीडियो से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करेंगे, नई सीरीज शुरू करेंगे। वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन। आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद ये मेमोरी में इस चीज़ को कैसे अलॉट होता है डेटा को मेमोरी, वो सब देखेंगे। और प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होते हैं एल्गोरिथम्स लिखने के बाद। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स माने क्या। तो यहाँ पर हम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि तो भी डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोगों को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करके रखना होगा। इसी को हम तो ये ऐसा ही कंसेप्ट है कुछ। यानी कि जब अपन कोई भी डेटा लेते हैं और उस डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी स्टोर कर देंगे। उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर वे में हम लोगों को स्टोर करना पड़ता है। जिस लाइक हम लोग कबर्ड में जिस तरीके से अपने कपड़े स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस बराबर से उनको फोल्ड करके एक के ऊपर एक रख देते हैं सेक्शंस वाइज, जैसे रेगुलर पहनने के अलग, पार्टी या फिर ओकेजन्स पे पहनने के अलग। और हर एक के लिए हम लोग एक सेक्शन अलॉट करते हैं कि हम इसमें इसमें ऐसे ऐसे रखेंगे। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग वहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो बस यही कंसेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स का भी, कि डेटा को आप कितने एफिशिएंटली वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप डेटा को स्टोर करते हो मेमोरी में, सो दैट आपको कभी भी रिट्राइव करना होगा या फिर एनालिसिस करना होगा, तो आप आराम से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, उस डेटा को आप रिट्राइव कर सकते हो। यही होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसके नोट्स में ट्राई करूंगा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने का, ताकि जो हवा में बड़बड़ कर रहा हूँ उससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। सो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, अगर कोई भी आपको पूछे सिंपल टर्म्स में, आप यहाँ पर बता देना कि वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन memory in efficient वे, ये होता है डेटा स्ट्रक्चर्स। अब अल्गोरिदम्स क्या होते हैं? बेसिकली हम जब मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम लोग जो भी अपना थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, उस थ्योरम का नाम लिखते हैं, फिर उस थ्योरम के स्टेप्स लिखते हैं कि ये थ्योरम से क्या स्टेट करता है। फिर वो स्टेट करने के बाद उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग उसमें जो भी स्टेप्स कैलकुलेशन वगैरह करते हो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होता है स्टेप बाय स्टेप, जो भी हम लोग लिखते हैं, ये सीक्वेंस में स्टेप्स सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, बस यही एल्गोरिदम है। जस्ट लाइक अगर आप किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करते हो, तो फिर वो प्रोग्रामिंग वे से आपने सॉल्व किया। लेकिन जब प्रोग्राम करने से पहले जो चीज़ अपने को यूजफुल होती है या फिर अपने को करनी चाहिए, वो होता है उसका एल्गोरिदम डिजाइन करना। एल्गोरिदम डिजाइनिंग किस चीज में हेल्प करता है? जनरली आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो, तो बेटर है कि उसमें कोडिंग में आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ कोड करना होगा और बाद में मुझे ध्यान में आए कि मुझे ये फंक्शन भी ऐड करना था उस कोड में, तो आपने इतना सारा कोड लिखा, उसके बाद उसमें वो फंक्शन ऐड करने के लिए आप और लिखोगे, या फिर कभी कभी आपको लगता है कि शायद ये फंक्शन तो काम का ही नहीं है, यहाँ पर इतना कोई इसका यूज ही नहीं है, तो फिर से उस फंक्शन को हटाओ। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो बेस्ट वे है कि आप पहले उसका एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप आप उसकी प्रोसेस लिख दो, कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करोगे, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उस एल्गोरिदम में, उस कोडिंग को करना, उस सबको आप स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में लिख लो। ये जो अपन लिखते हैं उसी को एल्गोरिदम कहते हैं, क्योंकि इस एल्गोरिदम का कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता, कोई सिंटैक्स नहीं होता। आप जैसे जो चीजें सोच रहे हो उसको आप स्टेप बाय स्टेप बस प्रोसीजर लिख दो। ये प्रोसीजर ही है एक प्रकार की एल्गोरिदम्स की। सो व्हाट आर एल्गोरिदम्स, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स on data using efficient data structure to solve a given problem। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एक होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है टेबुलर फॉर्म में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे कोई इतना लेना देना है नहीं। फिर दूसरा एक होता है डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस क्या करता है, यहाँ पर जो अपन एनालिसिस वगैरह के लिए डेटा स्टोर करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब डेटाबेस को भी अपन कह सकते हैं कि डेटाबेस इज अ सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो जो भी एनालिसिस वगैरह के लिए अपन परफॉर्म करते हैं वो डेटा वेयर हाउस से ही अपन लेते हैं सारा डेटा। ऐसे ये दो टर्मिनोलॉजीज है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि मेमोरी में डेटा अलोकेट कैसे होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। और इस ट्राई करेंगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को सी प्लस प्लस और पाइथन तीनों लैंग्वेजेस में इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके देखने का। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूँ, फिर उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगा। देखो, अब ये एक मेमोरी स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाया कि जब अपन कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, सी प्रोग्राम, तो उस चीज़ में क्या होता है। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि हीप है, स्टैक है, उसके बाद एक अनइनिशियलाइज्ड डेटा है, इनिशियलाइज्ड डेटा है, कोड सेगमेंट है, और यहाँ पर अपना रैम है।
तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी अपन कोड के फंक्शंस वगैरह लिखते हैं, जो भी अपन कोड में फंक्शंस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एडिशन का कोड लिखा तो उसमें मैं एक ऐड फंक्शन लिखूंगा। तो जो ऐड फंक्शंस होता है वो ऐड फंक्शन रहेगा स्टैक में, ये स्टैक होल्ड करेगा उस ऐड फंक्शन को। फिर उसके बाद ऐड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी डेटा मंगवाता है, ये स्टैक में जो भी डेटा रिक्वायर्ड होता है थ्रू द सोर्सेस और एक्सेट्रा या फिर इनपुट वगैरह, तो फिर वो सब कुछ हेल्ड होता है यहाँ पर हीप में। ये हीप होल्ड करके रखता है वो सारा डेटा, यानी कि जो भी अपने को रिसोर्सेस वगैरह यूज करनी है उस सब की रिक्वेस्ट वगैरह हीप में रहती है। अनइनिशियलाइज्ड और इनिशियलाइज्ड डेटा क्या होता है, जब अपन एडिशन का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम लोग ए और बी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके बाद ए प्लस बी लिखते हैं। तो फिर ये अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल या फिर इनिशियलाइज्ड वेरिएबल, फिर उसमें जो डेटा वगैरह स्टोर करते हैं अपन वेरिएबल्स में, यही बस वही चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि जो सी प्लस प्लस होता है उसमें हम लोग एक इंट ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, ये इनिशियलाइज डेटा हो गया। इसी तरीके से अनइनिशियलाइज डेटा भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इंट ए लिख के छोड़ दूँ तो फिर ये अनइनिशियलाइज डेटा हो गया, इसमें मैंने कुछ स्टोर किया ही नहीं, तो फिर बस खत्म। यही होता है। फिर ये जो सारा कोड होता है ये अपना मेन मेमोरी में आता है, यानी कि रैम में आता है, और फिर वहाँ पर ये सारा कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। बस यही इस प्रकार से अगर सी लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर है कि ये कोड मेमोरी में कैसे एग्जीक्यूट होता है। इतना ही है इस चीज़ में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रिक्वेस्ट से डील करता है, ये फंक्शन होल्ड करके रखता है, ये क्या करते हैं लोकल प्लस ग्लोबल वेरिएबल्स इनको स्टोर करते हैं, ठीक है, और कोड सेगमेंट सीधा मेमोरी में वो दे देता है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मान लो कि मैं 1 घंटे में या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ ना कुछ टाइम से रिलेट करता होगा, कोई प्रोग्राम कितना टाइम लेता है उसके फंक्शनैलिटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 नंबर्स का एडिशन प्रिंट कराना है तो ये मुझे फट से दे देगा प्रिंट करके। वही अगर मुझे 1000 नंबर का एडिशन प्रिंट कराना है या फिर कुछ 1 लाख नंबर्स का एडिशन प्रिंट कराना है यूजर से इनपुट लेके, या फिर इनपुट कॉन्स्टेंटली ऐसा आता रहेगा कहीं ना कहीं से, तब क्या होगा, तब ये प्रोग्राम कितने फास्ट वे में मेरे को एडिशन परफॉर्म करके देगा, कितने जल्दी जल्दी मेरे को आउटपुट प्रिंट करके देगा, इसी को बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कितना एफिशिएंटली वर्क करता है बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग साइज ऑफ इनपुट, यानी कि जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये कितना एफिशिएंटली कितना जल्दी आउटपुट दे सकता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि गाड़ी पे बैठते हैं हम लोग, अगर सिंगल सीट चलाएंगे तो गाड़ी अपन स्पीड में भगा सकती है, ठीक है, लेकिन एक एक्टिवा ले लेते हैं अपन तो फिर अपन 50 से भी भगाएंगे तो आराम से भाग जाती है वो, उसका कोई इतना टेंशन नहीं। लेकिन जैसे उस एक्टिवा पर लोड बढ़ता है, अगर मैं ट्रिपल सीट या फिर 4 सीट में बैठ के जाऊंगा तो फिर वहां पर अपने को वो चीज़ ऐसा रियलाइज होती है कि हाँ अगर मैं 50 से भी भाग रहा हूँ तो लगता नहीं है कि 50 से भाग रहा हूँ, या फिर वो उतना एफिशिएंटली वो पावर जनरेट नहीं करती है व्हीकल। बस यही होता है एफिशिएंसी, ये इसी को अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। पहले अकेला गया तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी मैं भगा सक रहा था, और वही मेरे नंबर ऑफ इनपुट बढ़ गए, पैसेंजर बढ़ गए, यानी कि इनपुट बढ़ गए तो उस पर लोड आ गया, लोड आने की वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, एफिशिएंसी कम होने की वजह से आउटपुट कम हो गया, 50 की जगह मुझे 30 से जाना पड़ेगा क्योंकि वो पावर ही जनरेट नहीं हो रहा है इतना। बस यही होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, अगर मैं इसको आपको बेटर वे में बताऊं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टडी ऑफ एफिशिएंसी। अब यहाँ पर हम लोग एल्गोरिदम्स के टर्म्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम से पहले अपन एल्गोरिदम देखते हैं तो फिर एल्गोरिदम को जब अपन ड्राई रन करके देखते हैं, ड्राई रन बताऊंगा आगे क्या होता है जब अपन एक्चुअल में एल्गोरिदम लिखेंगे तब। तो यहाँ पे तो अभी एल्गोरिदम्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो फिर ये कैसा रहेगा, स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है, इसी को अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वही होता है कि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरेज से डील करता है कि नंबर ऑफ इनपुट बढ़ने पर आपका स्टोरेज आप कैसे एफिशिएंटली मैनेज करते हो। वही स्टोरेज, अभी स्टोरेज का इतना तो कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टीबीज में स्टोरेज अभी सबके पास अवेलेबल है, तो फिर डेटा स्टोर करते हो कैसा कोई टेंशन नहीं आता। अगर आप पहले के ज़माने के पहले की कुछ
यहाँ से 6-7 साल पुराने फोन्स देखोगे तो उसमें कैसा 32 GB, 64 GB, 64 GB इतना ही स्टोरेज आता था। अगर आप 64 GB वाला फोन भी देखोगे, उसमें आप बहुत सारे फोटोज क्लिक करोगे तो उसकी जैसे जैसे वो फोन की मेमोरी बढ़ती थी, फोन का जो फंक्शनलिटी होता था, फोन हैंग मारना शुरू कर देता था। वो हैंग क्यों मारता था? क्योंकि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई थी, उसमें स्टोरेज बढ़ गई थी। स्टोरेज बढ़ने की वजह से लोड आ गया, लोड आने की वजह से सिंपली जो आउटपुट हो गया, वो एफिशिएंसी हो गई, वो कम हो गई। वही अगर आप कोई 1 TB स्टोरेज वाला फोन देख लो, उसमें आप कुछ भी स्टोर करते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी स्टोर करो उसमें, कितना भी डेटा मारो, स्टोर स्टोर कर करके कितना करोगे, 100 GB, 200 GB, फिर भी 800-900 GB आपके पास अभी भी अवेलेबल है। तो यही होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सेम सेम एज द time complexity, the study of efficiency of an algorithm for storing the data in the memory। बस यही होता है। आज हम लोगों ने फिर इतना देख लिया कि इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी में इस चीज का देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असिम्प्टोटिक नोटेशंस देखेंगे। कि असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं। यहाँ पर जनरली 3 ही होते हैं, एक होता है बिग ओ नोटेशन, एक होता है बिग ओमेगा नोटेशन, और एक होता है बिग थीटा नोटेशन। ठीक है, तो ये 3 हम लोग देखेंगे। और बिग ओ नोटेशन में हम लोग बहुत सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी देखेंगे, जैसे उसमें होता है एक बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर एक होता है बिग ऑफ एन स्क्वायर। ऐसे कई सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं जिनका हम लोग कल ग्राफ भी देखेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।